हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, एक कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे और क्यों करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज़ है फ्रेंड्स के जो जेफरीज़ हैं, जेफरीज़ ने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका ना स्टेक, उसका जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है। उन्होंने उस कंपनी का जो टारगेट है वो रेज़ कर दिया है। क्योंकि उनको ये लगता है कि कंपनी अब आगे जाकर और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी दो सेगमेंट्स, एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में अब एंटर कर रही है। पहले तो वो ऑटो एंसिलरी की ही कंपनी थी, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काम करती थी, लेकिन अब वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि एरोस्पेस और डिफेंस। तो उस सेगमेंट में वो एंट्री कर रही है, तो जेफरीज़ को ये लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो उन्होंने इसका जो टारगेट है वो रेज़ कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है फ्रेंड्स बेलराइज इंडस्ट्रीज़। बेलराइज इंडस्ट्रीज़ फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी, बिलो 100 था जब लिस्टिंग हुई थी। तो अब देख सकते हो आपके थोड़े टाइम में ही इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 132% के रिटर्न्स दी है फ्रेंड्स। 218 का स्टॉक है। तो पहले ही डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स कि हमने ये नहीं देखना कि अब जेफरीज़ ने टारगेट रेज़ कर दिया है तो हम इसको जाकर ले लें। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता। उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है, रिसर्च होती है उनकी, उसके बेसिस पर वो अपने जो ओपिनियंस हैं वो शेयर करते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि इसके कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसको स्टडी करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पहले ही फ्रेंड्स, आपने इसको ऐसे देखकर, कोई भी कंपनी का टारगेट देखकर नहीं जाना होता, पहले फंडामेंटल स्टडी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इस कंपनी के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में। ये काम करती है ऑटोमेटिव शीट में, मेटल एंड कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट्स, सस्पेंशन एंड मिरर सिस्टम्स फॉर ऑटोमोटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, तो उस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट्स में काम करती है। इनके रीसेंट रिजल्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स, जो मार्च क्वार्टर के आए थे। आप देख सकते हो सेल्स हैं जो 2553, और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 290। पिछले जो क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 287 था, अब 290 हो चुका है। सीधा हम नेट प्रॉफिट की फिगर पर आते हैं। पिछले जो क्वार्टर में 122 था दिसंबर क्वार्टर में, अब इंक्रीज़ होकर 130 हो गया। सो रिज़ल्ट्स में तो कोई कमी नहीं है, रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो डेटा भी कंपेयर करते हैं। सीधा नेट प्रॉफिट की फिगर पर आते हैं। जो मार्च 23 में जो नेट प्रॉफिट था 314 था, मार्च 24 में भी सेम था, ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट्स थे। मार्च 25 में इन्होंने 355 का जंप लिया इन नेट प्रॉफिट, और मार्च 26 में 497। सो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ ही हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास अब करंटली 66% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8% है, डीआईएस के पास इन्होंने इंक्रीज़ किया अपना स्टेक 10% और पब्लिक के पास 14%। सो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिसेंट मिड कैप साइज़ की कंपनी है। तो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैटर करता है इस कंपनी में। अगर शेयर होल्डर्स मतलब डीआईएस, एफआईएस अगर स्टेक इन्होंने बना कर रखा हुआ है तो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर एनी कंपनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनके रिजर्व्स देख सकते हो आपके पिछले बार से इंक्रीज़ हुए हैं। पिछले बार कितने थे? 2371, अब इंक्रीज़ हो चुके हैं 4781। तो रिजर्व्स का इंक्रीज़ होना भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। रिजर्व मतलब प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट जनरेट करती है, उसका कुछ पोर्शन वो रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देती है। तो अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तभी तो रिजर्व में ज़्यादा पोर्शन ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी देख सकते हैं जो रिड्यूस हो गए। अच्छी बात है, कंपनी ने लोन लिया और वो कंपनी लोन पे भी कर रही है टाइम पे। पिछली बार 1649 था, जो अब रिड्यूस होकर 750 हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, ये भी रिड्यूस हुई हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट फॉर द कंपनी कि उन्होंने 1250 से रिड्यूस करके 688 तक ले आए हैं लोन्स को। सो कंपनी टाइमली प्रॉफिट जो जनरेट कर रही है, टाइमली अपने लोन्स भी पे कर रही है, रिजर्व्स में भी ट्रांसफ़र कर रही है। सो एक हेल्दी बैलेंस शीट है कंपनी की, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो भी कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं। इन बिग जंप लिया कंपनी ने, 148 से लेकर 841 तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जा चुके हैं। सो बैलेंस शीट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, एक हेल्दी बैलेंस शीट है। मिड कैप टाइप की कंपनी है, फिर भी एक अच्छी बैलेंस शीट इन्होंने मेंटेन की हुई है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनका लोकेशन वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं कि इंडिया में इनका 75% तक जो बिज़नेस होता है और आउटसाइड इंडिया 24.9%। अब बोल सकते हो 25% है आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किस किस वर्टिकल्स में काम करते हैं। टू व्हीलर में इनकी जो अप्रोच है 64.6% है, थ्री व्हीलर में 2.9% और अदर्स नॉन ऑटो सेगमेंट्स में 21.8%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनके मेजर क्लाइंट्स देख लेते हैं। जब कोई भी कंपनी जिसके क्लाइंट्स अच्छे होंगे ना फ्रेंड्स, तो वो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट ही हम मान कर चल सकते हैं, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि कंपनी को रेगुलर फ्लो, रेगुलर ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, मिल सकते हैं इन फ्यूचर। नेक्स्ट है इनका जो मेजर क्लाइंट है वो है बजाज ऑटो, ये मेजर क्लाइंट है इनका। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा मोटरसाइकिल, वीई कमर्शियल व्हीकल्स। तो ये इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। ग्लोबल लेवल के इनके क्लाइंट्स हैं JLR, जैगुआर, लैंड रोवर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो उनके रिस्क पैरामीटर्स भी पता होने चाहिए। तो कस्टमर कंसंट्रेशन, ये पहला रिस्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि बजाज ऑटो इनका मेजर क्लाइंट है, तो अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन हो गई इन क्लाइंट रिलेशनशिप या कंपनी में ही स्लो डाउन आ गया तो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट होंगे। नेक्स्ट है सेक्टर, जो रिस्क हो सकता है, सेक्टर रिस्क हो सकता है कि ये सिर्फ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में ही है, जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है। अगर उस सेगमेंट में, ऑटो सेगमेंट में ही कोई स्लो डाउन आ गया, जैसे अब देख रहे हैं फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, तो उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी पर भी आएगा। तो अब ये अच्छी बात है, ये अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पोर्टफोलियो। अब जैसे जेफरीज़ ने बताया कि ये एरोस्पेस, डिफेंस सेगमेंट में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है ये जो रिस्क है ना सेक्टर का, ये अपना ये रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर ये डिफरेंट सेक्टर्स को भी अप्रोच करेंगे, तो ये रिस्क इनका कम हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जोग्राफिकल रिस्क। इनके जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ना वो महाराष्ट्र में हैं। तो अब अगर स्टेट को लेकर कोई नई पॉलिसी आ गई, लोकल पॉलिसी आ गई, सप्लाई चेन को लेकर कोई इश्यूज़ आ गए या क्लाइमेट रिलेटेड कोई एरिया में इश्यूज़ आ गए, तो ये कंपनी अफेक्ट हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स बेलराइज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं। अब और भी बहुत कुछ देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के लिए, जैसे उनके प्रोमोटर्स कौन है, उनका विजन क्या है, वो कैसे देख रहे हैं, क्या अप्रोच है उनकी कंपनी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, वो कैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो आप कंपनी को स्टडी करने के लिए देख सकते हो। अगेन फ्रेंड्स मैं डिस्क्लेमर दूंगी, कभी भी किसी कंपनी में ऐसे जंप नहीं करना होता। अगर किसी ने उनका टारगेट रेज कर दिया है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डेफिनेटली वहाँ तक जाएगी, उस टारगेट को बीट करेगी या मीट करेगी, ऐसा नहीं होता। ये टाइम टू टाइम हमने, अब आप क्या कर सकते हो, बेलराइज इंडस्ट्रीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आप टाइम टू टाइम इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अब इनकी पहले तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, अब आने वाले टाइम में इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी ये आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ठीक है फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।